Good morning, student of earth class. Now, as you know that in previous videos we discussed about the economic development, an economic plan, how did India control and manage the financial problems that was faced by after independence Indian people. And now we are going to discuss about the search for an independent foreign policy. As you know that when we got freedom, when our country got freedom in 1947, it was the period of turmoil. एक ऐसा समय था कि एक उथल पुथल पूरी दुनिया में मची हुई थी. सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तकले हुआ था. तो एक डेवस्टेशन ऑल अराउंड, तो एक बहुत उथल पुथल और खलबली पूरी मची हुई थी. एक अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी पूरे दुनिया में मची हुई थी. एंड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार ए न्यू इंटरनेशनल बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड टू कंट्रोल, टू मेक द पीसफुल एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक इंटरनेशनल जो बॉडी हमें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमें जो देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन, जो कि 1945 में फॉर्म हुआ, वो आता है. और जो दो पावर हमें जो वर्ल्ड वार के बाद हमें मिलती हैं, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रूस, एक ऐसे पावर के रूप में उभर करते आते हैं क्योंकि इन्होंने ही जीता था विश्व युद्ध को, इन्हीं की जो थी एलाइड पावर. तो बिकॉज एंड उनकी आइडियोलॉजी भी डिफरेंट थी. विश्व युद्ध समाप्त हुआ, फ्रांस की अमेरिका की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी. वह कैपिटलिस्ट था, एक सोशल कंट्री था. ये तो इनको दिस क्रिएटेड ए विशियस सर्किल एंड लेट एन एटमॉस्फेयर ऑफ कोल्ड वार. तो ये दोनों पावरफुल जब निकल करके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये पावरफुल कंट्रियां आई, तो इनमें एक राइवलरी, आइडियोलॉजी का डिफरेंस मिलने के नाते दोनों में एक होड़, एक कंपटीशन हो गया कि कौन इस देश पूरी वर्ल्ड में कौन सबसे मोस्ट पावरफुल रहेगा. इसके लिए अमेरिका भी अपने पावर को हमेशा डोमिनेंस करता रहता था, और रसिया भी. इससे क्या होता था कि दोनों के बीच में एक वार शुरू हो गया, जो कभी आमने सामने नहीं आए, लेकिन उनमें एक कंपटीशन, एक विरोध एक दूसरे के प्रति शुरू होता रहा. कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज मिली कि हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. अब एज यू नो दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके सामने ये जानते थे कि ये बहुत बढ़िया से, क्योंकि एक नेशनल, एवन ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे, जब प्राइम मिनिस्टर थे तो फॉरेन मिनिस्टर भी थे, विदेश मंत्री भी थे. तो वो बहुत अच्छे से ये जानते थे कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है. तो बहुत जुडिशियली ही डेवलप्ड द फ्री इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉर आवर कंट्री. और वो क्या थी? नॉन अलाइनमेंट, जो कि हमारे बैकबोन हमारी फॉरेन पॉलिसी का रहा है. नॉन अलाइनमेंट मतलब हम ना तो रसिया के साथ हैं, ना हम अमेरिका के साथ हैं, यानी गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे. ऐसी पॉलिसी हमारे देश ने अडॉप्ट किया, इम्प्लीमेंट किया अपनी दूसरे देशों के साथ संबंध को बनाने में. अब आता है नॉन अलाइनमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी. Non-alignment in the most important element of our foreign policy. At the time of our independence, the world was divided into two hostile blocks. जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी. One was led by Soviet Union. It include country like Poland, East Germany, Hungary, Albania, Czechoslovakia, etc. And later on, China also joined in this block. ठीक है, which was led by USSR, and second block was led by United States of America, and it included England, Italy, West Germany, France, Spain, etc. Both of them were trying to increase their influence at the cost of other. वो एक दूसरे पे एक बहुत बड़ा प्रभाव हमेशा इंक्रीज करना चाहते थे किसी भी कीमत पे. They were also making military alliance and counter alliance. वो एक दूसरे से मिलिट्री अलायंस बनाए, काउंटर अलायंस की, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे. अगर किसी पे एक युद्ध होता है तो हमारे पे युद्ध माना जाएगा. तो एक बहुत वर्ल्ड में एक बहुत टेंशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया.
जब हुआ कि रसिया के लीडरशिप में जो कंट्रीज है, अगर उस पर कोई अटैक करता है तो माना जाएगा रसिया पर अटैक हो रहा है, और अगर अमेरिकन कंट्री की लेड जो ब्लॉक है अगर उसकी कंट्री पे कोई अटैक करता है तो ये माना जाएगा कि अमेरिका पे अटैक हो रहा है। तो एक बहुत 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 स्ट्रांग टेंशन जिसको कहते हैं क्रिएट हो गया था। पूरे एटमॉस्फेयर जो था बहुत डिस्टर्ब हो चुका था पूरे वर्ल्ड का, और इसी डिस्टर्बेंस को कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे इसके बारे में, आप थोड़ी सी स्टडी आगे भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। द वर्ल्ड ऑफ फियर एंड सस्पिशियस, पूरा वो था बैलेंस ऑफ पावर स्फीयर से इन्फ्लुएंस हो गया था। कोल्ड वार और मिलिट्री अलायंस, न्यू डिपेंडेंट नेशन वर लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एरा ऑफ पीस। तो वर्ल्ड जब कोल्ड वार हो रहा है, कोल्ड वार चल रहा है, तो जो न्यू इंडिपेंडेंट नेशन थे वो अपने आगे का पीसफुल एक एनवायरनमेंट देखना चाहते थे, कोऑपरेशन। अब इंडिया ब्रॉट ब्रीथ एंड फ्रेश एयर एंड एन इंडिपेंडेंट अप्रोच टू द इंटरनेशनल अफेयर। इंडिया इसमें लेकर आया एक न्यू अप्रोच, न्यू वो। इसने क्या किया, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, सीधे किसी भी ब्लॉक को नहीं ज्वाइन किया। कि अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते हैं कि बी प्रपोज एज फार एज पॉसिबल टू कीप अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक एंड ग्रुप अलाइनमेंट अगेंस्ट वन अनदर which have led in the past toward war which may again lead to disaster on an even vaster scale। हम इन दोनों धुरियों को, दोनों गुटों को, किसी में किसी का गुट व किसी के गुट के साथ हम खड़े नहीं होंगे। जैसा कि ये दोनों पास्ट में गुट का ही परिणाम हमें सेकेंड वर्ल्ड वार मिला था, तो ये इन फ्यूचर कोई और भी एक वेस्टर स्केल पर एक डिजास्टर हमको देखने को मिले, इससे बेटर है कि हम किसी में गुटबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, अपनी जो हमारी पॉलिसी, जो हमारे देश की उन्होंने चेंज कर दिया। अब आगे का अगर हम देखते हैं, सम पीपल कॉल आवर फॉरेन पॉलिसी एज द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रल। ये जो हम ना रसिया के साथ रहेंगे ना अमेरिका के साथ रहेंगे, इसमें कुछ जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि हम लोग न्यूट्रली अपने आप को, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं था। दिस इज नॉट ट्रू दैट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट डज नॉट दैट मीन न्यूट्रली इन द इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मतलब ये नहीं था कि हम किसी भी दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूट्रल हैं। हम न्यूट्रल नहीं, बल्कि हम एक्टिव हैं और पॉजिटिव हैं और कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी सीख की है। हमने कलेक्टिव पीसफुल सिक्योरिटी एस्टेब्लिश किया। एसेंशियली द नॉन अलाइनमेंट मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्शन which is a part of independence. It enables to the judge each issue on its merit and not on the basis of alignment which one block or other. ये इस मेरिट पर जज करता था, इशू के, मुद्दों के बेसिस पे अपने पक्ष को रखने का आइडियोलॉजी था नॉन अलाइनमेंट ग्रुप के लोगों का। इसमें इंडिया में था कि ना कि हम किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हमारी वो विचारधारा वैसी रहेगी या वैसा मत रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि वी आल्सो क्रिटिसाइज्ड यूएस पॉलिसीज इन द कोरिया एंड वियतनाम और कोरिया में यूनाइटेड स्टेट की जो पॉलिसी थी उसको हमने क्रिटिसाइज किया, हमने आलोचना किया। वी क्रिटिसाइज इंग्लैंड एंड फ्रांस व्हेन दे इन्वेडेड इजिप्ट। जब इजिप्ट को उन्होंने अटैक किया तो हमने फ्रांस और स्पेन को भी, हमने इंग्लैंड को भी हमने क्रिटिसाइज किया। हमने सोवियत यूनियन को भी, चेकोस्लोवाकिया के अटैक पर हमने क्या क्या क्रिटिसाइज किया भारत ने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी इसने हमको कीप आउट रखा ब्लॉक से एंड एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। हमने उनसे तो बाहर रखा अपने आप को, लेकिन हमने हर एक एक्सप्रेस किया अपने जो बातें थी हमारी बहुत स्वतंत्र होकर के। 1954-55 में द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड हैड ए मोर एडरेंट इन द एफ्रो अफ्रीकन में एक बहुत आधारभूत सपोर्ट मिला, और धीरे धीरे लाइक इंडिया, घाना, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया एंड इजिप्ट ये शुरू में, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इसमें बहुत से जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे उन्होंने भी क्या किया, इसमें ज्वाइन किया। अब देखते हैं फर्स्ट समिट जो हुई हमारी बेलग्रेड में सितंबर 1961 में, तो इसमें चीफ आउटकम जो निकल करके आता है, अब इसमें नॉन अलाइनमेंट जो कंट्री थी इनकी मीटिंग होती थी। पहला कहाँ हुआ, बेलग्रेड में, सितंबर में 1961 में। चीफ आउटकम क्या लिखा है, कॉन्फ्रेंस वाज डिक्लेयर ऑन द डेंजर ऑफ वार एंड अपील द पीस ऑफ द जॉइंट अपील मेड टू यूएसए एंड यूएसएसआर अगेंस्ट रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। कि एक जो यूएसएसआर है और यूएसए है, इनसे एक जॉइंट अपील हमारी रहेगी कि भाई दोबारा ये न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर इनका एक्सपेंशन ना हो किया जाए,
और पीसफुल इन्वायरमेंट को हमारे पूरे वर्ल्ड में क्रिएट किया जाए। इसमें लगभग 25 नेशन अटेंड किए। सेकंड कॉन्फ्रेंस हमें देखते हैं तो सायरो में हुआ, कायरो इन 1964 में। इसमें लगभग 46 अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन नेशन जो कि न्यूली गॉट इंडिपेंडेंट थे, दे ज्वाइंड। और सिग्निफिकेंट आउटकम था कि प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस व्हिच वर कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड बाय द यूएन जनरल असेंबली फॉर द अडॉप्टेशन। यूएन जनरल असेंबली को रिकमेंडेड था, उसको हमने अडॉप्ट किया कि हमारा को एग्जिस्टेंस रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल रहेगा। अगर हम अगला नेक्स्ट देखते हैं तो लुसाका 1970 में अटेंड बाय 54 नेशन से हुआ। और इस तरीके से हमने डिफरेंट जगहों पर हमने अपना इसका मीटिंग किया और हमने अपनी पॉलिसी, अपनी जो फ्यूचर पॉलिसी थी इसको हमने वो किया। आज़ादी के बाद की बात है। सबसिक्वेंट कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड अल्जीरियस, कोलंबो, हवाना, न्यू दिल्ली, हरारी, जिम्बाब्वे, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, जकार्ता, इंडोनेशिया, कार्टेजिना, कोलंबिया, डरबन, साउथ अफ्रीका, कोलालमपुर, मलेशिया, हवाना, शार्म एल शेख, इजिप्ट, तेहरान, काराकेस, वेनेजुएला। इन सब जगहों पे हमारा हुआ। द हम्बल बिगिनिंग ऑफ ओनली 25 नेशन, इट हैज इनरोल्ड 120 नेशन इन इट्स 17th समिट हेल्ड एंड काराकास, वेनेजुएला में 2015 में लास्ट जो किया गया हमारा। दिस सिंगल फैक्ट दैट इज क्लियर प्रूफ ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इस तरीके से 25 स्टेट के साथ आज 120 स्टेट्स इसमें हो गए। और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें निकल करके आया कि एक इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन एंड अलाइनमेंट कंट्री, उनका जो राइट और मीनिंगफुल रोल रहा है वर्ल्ड अफेयर में, वो हमें देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे लुकिंग टू द फ्यूचर, कि हमारा जो फ्यूचर है हमारा, अब तो ये हमारी पॉलिसी हुई कि हमने भाई जो दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, हमने किसी का भी हमने क्या किया, साथ नहीं दिया। हमने ना यूएसएसआर का सपोर्ट किया, आवर कंट्री डिडंट सपोर्ट द यूएसएसआर group and group that was led by USA. We make our international policy, foreign policy and independent and make a non-alignment aligned मूवमेंट, इसको नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जाना था। फ्यूचर में हम देखते हैं इंडिया इज वेस्ट कंट्री इनहेबिटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजियन, रेसेज, कास्ट, फेथ। तो एक जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, अभी भी कई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें, ये प्रॉब्लम्स हमारी हैं, बट विद द हार्ड लेबर ग्रेट प्रिजर्वेंस वी हैव सॉल्व्ड मेनी ऑफ देम। हमारे यहाँ जात, धर्म, इन सब की विविधता है, तो एक प्रॉब्लम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हमने फिर भी इसको हमने सॉल्व किया। वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। हमने फूड प्रोडक्शन में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट किया, जो कि बहुत प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी। इसके हम 5 ईयर प्लान्स में हमने आपको थोड़ा सा बताया था। इन एजुकेशन द हेल्थ फील्ड वी हैव मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। हमने एजुकेशन और हेल्थ में भी बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस किया। और वोमेंस और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया। देयर इज नो डाउट दैट नाउ देयर आर सम प्रॉब्लम्स लाइक poverty, अनएम्प्लॉयमेंट, population growth, illiteracy, rise in prices, child abuse, gender inequalities, corruption, casteism एंड कम्युनलिज्म, टेररिज्म, गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता दर की कमी, दाम महंगाई में बढ़ोतरी, बच्चों के प्रति शोषण और जो लैंगिक असमानता है, करप्शन, भ्रष्टाचार, जातिवाद, ठीक है, ये सब आतंकवाद, ये सब भी अभी भी हमारे यहाँ हैं। और सभी लगभग जो लोग हैं और गवर्नमेंट हैं इसके बारे में अवेयर हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी लगे हुई है, अभी इस पे हमें करना भी है काम। एज ए रिजल्ट ऑफ फॉरेन डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इम्पीरियलिस्टिक कंट्री, जैसा कि जो फॉरेन डोमिनेशन है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इम्पीरियलिस्टिक कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, वी आर स्टिल काउंटेड अमंग द डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट डे इज नॉट far off when our country will find a place among the developed countries of the world। जैसे कि डोमिनेंस है, जो प्री डोमिनेटेड इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज हैं, इसमें हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री आता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जहाँ हम भी एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाएंगे।
और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि अभी यूएसए, रसिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना एक परमानेंट मेंबर की तरह हैं, उसमें भी हम परमानेंट मेंबर की तरह हमें ये मिलेगा। इसमें को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। विद द पैसेज ऑफ ईच डे आवर इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड फोरम इज ग्रोइंग। जैसा कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड फोरम पे हमारा जो कि डोमिनेंस है, एक इम्पोर्टेंस है, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। आवर कॉपरेशन, एडवाइस एंड हेल्प इज सॉट इवन बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो प्रयास है, एक इम्पॉर्टेंट एफर्ट डालेगा वर्ल्ड की उसमें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से आज़ादी के बाद हमने जो अपना फॉरेन पॉलिसी चुना, हमने क्या किया, आपको इसे दिमाग में बैठाना है कि आज़ादी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड दो गुटों में, दो ब्लॉक में बटा हुआ था। एक यूएसएसआर से कंट्रोल रिलेट हो रहा था, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेट हो रहा था। और दोनों ब्लॉक के जो कंट्री थे, पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। सेम एक पॉसिबिलिटी शो हो रही थी कि फिर से वर्ल्ड वार होने की संभावना हो सकती थी। हम न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे, भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत को इंटरनेशनल रिलेशन अपना कैसा बनाना है, फॉरेन रिलेशन कैसा बनाना है, इसको चुनने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष रास्ता चुना कि भाई हम ना यूएसएसआर के साथ रहेंगे, ना ही हम अमेरिका के साथ रहेंगे। हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा इंटरनेशनल रिलेशन सबके साथ रहेगा। इसका मतलब किसी गुट में नहीं रहेंगे, लेकिन रिलेशन हमारा सबसे रहेगा। जब हमारी बात आएगी तो हम सबको क्रिटिसाइज करेंगे, सबको हम रोकेंगे, टोकेंगे। इसमें इनिशियली 25 कंट्रीज थे, लेकिन धीरे धीरे लगभग इसमें 120 कंट्रीज हो गए, जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम जब भी इंटरनेशनल इशू आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप में एलाइड नहीं होंगे, अपने आप को अलग रखेंगे। इस तरीके से इंडिया ने एक रिमार्केबल, बहुत इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया और एक रिमार्केबल डेवलपमेंट, अपना पोजीशन पूरे वर्ल्ड में इसने, अपना वर्ल्ड फोरम पे इसने डेवलप्ड किया। ठीक है, इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज रिक्वायर्ड। थैंक यू।